हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो आज आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन सर आपके क्लास 12 का केमिस्ट्री सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। डियर स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक we discuss about the Raoult's law containing non-volatile solute, about the Raoult's law in a solution containing non-volatile solute. Then after, what is ideal and non-ideal solution. ठीक है, तो जब तक रॉल्स लॉ का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, वेपर प्रेशर को नहीं जानिएगा, तब तक आइडियल नॉन आइडियल नहीं जान सकेगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम रॉल्स लॉ का डिफिनेशन, रॉल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। किस केस में? सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट भी वोलाटाइल था, सॉल्यूट भी वोलाटाइल था, दोनों कंपोनेंट वेपराइज किया था। तो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल था वेपर का, सॉल्यूट का भी था और सॉल्वेंट का भी था। उसी से रिलेटेड ये ग्राफ है, फिगर नंबर 1। ये ग्राफ है फिगर नंबर 1। ये उस वीडियो लेक्चर में लेंथ वीडियो का बढ़ने के कारण इस ग्राफ को उसमें हम नहीं बता पाए थे, जो अभी बता रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ है सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ वेपोराइजेज एंड इन वेपर फेज। ये हुआ वेपर फेज। वेपर फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मॉलिक्यूल होगा। ओके, तो ये जो रॉल्स लॉ कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट, ये फिगर किसके लिए है? रॉल्स लॉ इन ए सॉल्यूशन containing volatile solute, volatile solute, volatile मतलब the solute which vaporizes easily। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का रॉल्स लॉ जो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट वेपोराइज किया था, उसका ग्राफ है। ये ग्राफ देखिए, वेपर प्रेशर के लिए जनरली हम लोग कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंटेनर को क्लोज। यहां पे प्योर कंपोनेंट x1 है, प्योर कंपोनेंट, कंपोनेंट 2 नहीं अभी मिला है, प्योर कंपोनेंट है। तो प्योर कंपोनेंट है, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंपोनेंट जीटा1 यानी x1 इक्वल टू 1 है, तो x2 क्या है? 0। प्योर कंपोनेंट 1 है, कुछ नहीं मिला है, तो x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0। इसके सेकेंड हैंड में यहां पे ये x1 इधर से घटता गया और घट करके x1 0 हो गया। अब यहां पे प्योर कंपोनेंट 2 ले लिए, 1 नहीं है, तो प्योर कंपोनेंट 2 है, तो x2 बराबर क्या हो गया? 1। ध्यान से समझिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे प्योर कंपोनेंट 1 है, 1 सॉल्वेंट और 2 हो गया सॉल्यूट। सॉल्वेंट भी वेपराइज कर रहा है, सॉल्यूट
सॉल्यूट भी वेपराइज कर रहा है। ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। तो प्योर कंपोनेंट सॉल्यूट लिए, सॉल्वेंट लिए x1, one component is the solvent, so x1 ही सिर्फ लिए हैं, सॉल्यूट नहीं मिला है। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और x2 इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा 0। अब x1 घटते घटते इधर आया तो यहाँ x1 0 हो गया और x2 अब क्या हो जाएगा 1, so that the sum of mole fraction x1 plus x2 is equal to 1। ओके, तो x1 यहाँ 0 है, ये यहाँ से ऐसे बढ़ते गया और यहाँ पे x1 1 हुआ, ये p0 1 हुआ। और p0 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, और इसी को कांस्टेंट बनाते हैं। रॉल्स यही बोला था, p0 1 क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। यहां पे उसी तरह x2 1 है, ये हो गया p0 2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, प्योर कंपोनेंट 2। अब दोनों को जब मिक्स कर दिए तो सॉल्यूशन हो गया। अब ये p1 का ग्राफ है, इस पॉइंट से पहले p1 लिखा हुआ है, p0 1 नहीं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 ओवर द सॉल्यूशन, और यहाँ p2 लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 ओवर द सॉल्यूशन। तो p1 और p2 क्या हुआ समझ में आ गया। लेकिन p0 2 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, p0 1 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। अब जब दोनों वेपराइज किया तो टोटल वेपर प्रेशर, ये लाइन जो मिला है, ये स्ट्रेट लाइन, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू p1 प्लस p2, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से निकाले। ओके, अब ये ग्राफ है, तो फिगर क्या कहता है, ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। x2 इधर बढ़ रहा है तो इसलिए दिखा दिए x2 0 से चल रहा है किधर 1, x1 इधर बढ़ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, x1 का डायरेक्शन आप ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये टोटल प्रेशर हो गया p1 प्लस p2। ये ग्राफ क्या है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो फिगर में लिखा हुआ है प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर, vp मींस वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जब नेचर ऑफ ग्राफ लीनियर और स्ट्रेट है तो ये रॉल्स ने ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा। ठीक है, तो अब यहां पे ये तो मेरा पूरा आपका क्लियर हो गया। अब हमको बताइए, क्वेश्चन पूछता है कि इन टोटल प्रेशर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बराबर p1 प्लस p2 दोनों हुआ, टोटल प्रेशर बराबर p1 प्लस p2 बोथ। तो p1 प्लस p2 दोनों हुआ, तो आप ग्राफ से देखिए p1 लेस है और p02 ज्यादा है, p01 कम है, p02 ज्यादा है। तो p01 p टोटल का मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, p01, यहां पे लिख देते हैं, नोट कर लिए इसको, मिटाए। रॉल्स लॉ इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट पहले पढ़ा चुके हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, P टोटल का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू p01 और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू p02। हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो P01 मिनिमम आया और P02 मैक्सिमम आया, तो इससे क्लियर हो गया कि नहीं कि कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। तो इससे क्लियर हो गया कि कंपोनेंट 1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ, नहीं ये लिख देते हैं डायरेक्ट, कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। कि P01 कम है, P02 ज्यादा है। हम इसको इरेज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका था रॉल्स लॉ इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसको हटा देने के बाद नेक्स्ट आता है रॉल्स लॉ इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए रॉल्स लॉ इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़े थे वोलेटाइल सॉल्यूट, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या पढ़ेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो अब हम लोग, आप जान गए कि सॉल्यूट वेपराइज नहीं करे, सॉल्यूट डू नॉट वेपराइज, only solvent molecule are exist in vapor phase, only solvent molecule are exist in vapor phase। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, हो गया नाम क्या? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये जो वेपर प्रेशर P1 आया, तो P1 सिर्फ सॉल्वेंट का है, कंपोनेंट 1 को हम सॉल्वेंट माने हैं और कंपोनेंट 2 को हम क्या माने हैं? सॉल्यूट। तो P01 जो है वो किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का। P02 नॉन वोलेटाइल है, वह वेपराइज नहीं करेगा। तो ये हो गया P01 को क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यही ना था रॉल्स लॉ कि पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, is directly proportional to mole fraction of that component। तो according to Raoult's law, vapor pressure of solvent over the solution, vapor pressure of solvent over the solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent। तो P1 क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और P1 बराबर P01 into x1। दिस इज द रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये ग्राफ लीनियर लाइन आया। यहां लिखा हुआ है कि प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज लीनियर। तो 0 से 1 गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये x1 लिखा हुआ है, और 1 कंपोनेंट सॉल्वेंट हुआ, 0 से बढ़ के ये P01 हो गया, यानी प्योर कंपोनेंट का यहां तक आया, और ये P1 हो गया सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का। क्लियर? तो ये ग्राफ लीनियर आया, तो ये रॉल्स लॉ था सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके बाद
इसके बाद वाले टॉपिक में आएगा और हर लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। समय बर्बाद मत कीजिए, समय का यूटिलाइजेशन कीजिए और डिजर्व कैंडिडेट मेरे लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जिंदगी के प्रति एक अच्छा जिम्मेदार रोल प्ले करें और अपने मेन एम को सही से एक करेक्ट लाइन में चल के प्राप्त करें। ठीक है डियर? तो ऐसे मेरा बात आपको बहुत बुरा भी लगता होगा, लेकिन मेरा काम है बोलना, तो बोलना मेरा काम है तो आपका भी सुनना काम है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। ठीक है? दोनों ही केस में कुछ ना कुछ आप में चेंज आएगा। दोनों में से जैसा आप फील कीजिएगा वो आप में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ओके? तो यहां पे अब जैसे है P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। अब हम आपको बताए थे कि x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है 1, तो x1 बराबर क्या होगा 1 माइनस x2। तो इस x1 के जगह 1 माइनस x2 इसमें बैठा सकते हैं, तो P1 बराबर क्या होगा P01 1 माइनस x2। अब P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू x2। इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो P01 x2 बराबर P1 माइनस P01 माइनस P1। ये P01 क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। जब अकेला कंपोनेंट 1 है, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसका जो वेपर प्रेशर आया इसको हम लोग P01 बोले। लेकिन जब इसी कंपोनेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, अब जो इसका वेपर प्रेशर आया कंपोनेंट 1 का, इसको हम लोग क्या बोले P1। तो P1 आएगा जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। P01 आएगा जब प्योर कंपोनेंट 1 रहेगा, अभी कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया। तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ? घटा, डिक्रीज किया। तो P01 माइनस P1 को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है? अब ये चीज, ये बातें इसके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आने वाला है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? P01 माइनस P1 बाय P01, ओरिजिनल से डिवाइड कर दिए इस डिफरेंस को। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। When it is divided by the original vapor pressure, then it is called relative lowering in vapor pressure। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Relative lowering in vapor pressure। ओके? ये नेक्स्ट जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तब होगा। अब जल्दीबाजी में देख लीजिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम हिंट्स दे देंगे, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। ग्राफ अगले क्लास में होगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो तरह का सॉल्यूशन होगा, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? यहां लिखा हुआ आइडियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन ओबेज रॉड्स लॉ
over a wide range of concentration at particular temperature. माने a solution which obeys Raoult's law for all concentration, which obey Raoult's law for all concentration is known as ideal solution. जो Raoult's law को हर concentration पे follow करे, obey करे, that is called ideal solution. Next है, for ideal solution P total is equal to P1 plus P2, यानी जितना P total का मान होगा उतना P1 और P2 मिला के भी होगा. इतना ही नहीं, हर कंपोनेंट भी आपस में बराबर होता है. P1 भी बराबर होगा P01 x1 के और P2 भी बराबर होगा P02 x2 के. हर कंपोनेंट बराबर हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन का तीसरा पॉइंट है इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग. ये MIX लिखे हैं और ये चेंज डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज. इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. यानी आइडियल सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट, ये एक सॉल्यूशन है 1, ये दूसरा सॉल्यूशन है 2. सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, ये एक कंपोनेंट है 1, ये दूसरा कंपोनेंट है 2. सॉल्यूशन नहीं, ये 1 कंपोनेंट है और ये 2 कंपोनेंट है. अभी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे. अब जब दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे तो ये जो मिल गया, तो मिलने के बाद इस दोनों को मिलाने, इसको और इसको जब मिलाए तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे. कंपोनेंट 1 में वाटर मॉलिक्यूल है, कंपोनेंट 2 में अल्कोहल मॉलिक्यूल है मान लीजिए. तो अल्कोहल सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया. तो इसको अगर हम, अच्छा रहेगा, ये एनसीईआरटी में भी है, ये कंपोनेंट ए और ये कंपोनेंट बी. ठीक है, तो ए कंपोनेंट के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है इसको हम लोग ए इंटरेक्शन बोलेंगे, ए इंटरेक्शन. और बी कंपोनेंट में जो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स है इसको बी इंटरेक्शन बोलेंगे. अब कंपोनेंट 1 को ए बना दिए, कंपोनेंट 2 को बी बना दिए, सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए. तो ये ए हो गया सॉल्वेंट, बी हो गया सॉल्यूट. दोनों अकेला प्योर स्टेटमेंट. इसका जो मॉलिक्यूल है ए, इसका जो मॉलिक्यूल है बी. अब इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करना होगा? देना होगा. और ये टूटेगा और तब जब ये सॉल्यूशन बनेगा ए और बी, तो ये एक नया इंटरेक्शन बना किसके बीच में? ए और बी के बीच में. किसके बीच में? ए और बी के बीच में. तो ये बॉन्ड जो बना और ये बॉन्ड जो टूटा, बी और बी, ए और ए, तो इसके टूटने और नया बॉन्ड के बनने में इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग यानी हीट में कोई चेंज नहीं आए, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. उसके बाद है डेल्टा भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. मतलब क्या हो गया? ये जो हो गया आपका, ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, और ये दोनों को जब मिला दिए तो फाइनल वॉल्यूम VF हो गया. तो VF बराबर हो गया किसके? V1 प्लस V2 के. यानी इसका डिफरेंस जब निकालेंगे V माइनस V1 प्लस V2, तो ये डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, ये 0 आएगा. तो डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. ये किस केस के लिए है? आइडियल के लिए. उसके बाद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे, जिसका इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0 नहीं आए, नॉट इक्वल टू 0, जिसका चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0,
समझ में आ रहा है? पी टोटल is not equal to P1 plus P2. Non-ideal covariance, that is P1 not equal to P1 x1, P2 not equal to P0 2 x2, delta H mixing not equal to 0, delta B mixing not equal to 0. ओके, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन और वो हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम नॉन आइडियल का कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है, कैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी स्टार्ट करेंगे। पढ़िए मन लगा के।